दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम एक ऐसे सीरियल किलर को देखेंगे जो सिर्फ छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। आखिर वो मासूम बच्चियों को क्यों मार रहा है और पुलिस उसे पकड़ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और हाँ, इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेगा। आप अंत तक ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि सीरियल किलर कौन है। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को एक चिकन शॉप में देखते हैं। वो अपने पिता के साथ मीट लेने आया था। मीट लेने के बाद वो अपने पिता के साथ घर वापस आ जाता है, पर वो अपने साथ एक मुर्गे का सर ले आया होता है। फिर वो उसे एक ग्लास जार में रख देता है। ये सब करते हुए हम उस बच्चे के आंखों में एक अजीब सी खुशी देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं उसके बेड के नीचे ऐसे कई सारे छोटे बड़े जार होते हैं और उन सब में वो किसी न किसी को कैद करके रखा हुआ है, जैसे कि मेंढक, तितली, बिच्छू, सांप, ऐसे बहुत कुछ। पर आज जब वो उस मुर्गे के सर को अपने बेड के नीचे रख रहा था, तब उसके पापा उसे ये करते हुए देख लेते हैं। फिर उसके पापा उसे बहुत मारते हैं ताकि वो सुधर जाए और आगे ऐसा काम कभी ना करे। फिर ऐसा कुछ सालों तक चलता है। जब भी ये कोई गलती करता तो उसके पापा उसे बांध के मारते थे। पर एक दिन उस बच्चे को अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो रस्सी से गला घोंट के उन्हें मार डालता है और उनकी लाश को घर के पीछे वाले एरिया में दफना देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक डांस एकेडमी से दिव्या नाम की एक छोटी बच्ची गायब हो जाती है। दरअसल वो अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ पे डांस सीखने आई थी। उस बच्ची के घर वालों के पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसीलिए इस बच्ची की मिसिंग केस को कोई और नहीं, सीधा एसीपी रितिका हैंडल करती हैं। इससे पहले कि एसीपी दिव्या को ढूंढ के निकाल पाते, अगले दिन पुलिस को दिव्या की लाश मिलती है। किसी ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी है। अब ये मिसिंग केस एक मर्डर केस में बदल जाता है। फिर एसीपी रितिका एक टीम बनाती है जिसमें कुछ पुलिस वालों के साथ एक फोरेंसिक डॉक्टर जॉन और एक असिस्टेंट फोरेंसिक डॉक्टर शिखा को भी शामिल करते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तक उस सीरियल किलर के हाथों 3 बच्चियों की जान जा चुकी है। पुलिस इन तीनों केस को लेके फुल टेंशन में होती है। फिर शिखा ये नोटिस करती है कि कई बार एसीपी रितिका बिना बात के ही जॉन के ऊपर गुस्सा हो जाती है, तो वो इसके बारे में जॉन से पूछती है। तो जॉन कहता है, हाँ, एसीपी रितिका उसकी भाभी हैं। हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहता था, पर एक रात कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है और उसके बाद भैया भाभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वैसे वो घटना क्या था और जिसके कारण ये दोनों अलग हुए, वो आपको आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं रिटायर्ड एसपी अब्दुल सर जॉन से मिलने आते हैं। दरअसल अभी जो बच्चियों की मर्डर हो रहा है, वो इसके बारे में न्यूज में देखा था, तो वो अपने साथ एक डीएनए सैंपल लेके आए हैं। फिर वो कहते हैं करीब 10 साल पहले जब वो एसपी थे, उस दौरान अचानक से एक कॉलोनी से बच्चियां गायब होने लग गए और बाद में पुलिस को उन बच्चियों की लाश मिलती है। किसी ने उनके पेट में चाकू मार के उन्हें मार डाला था। पुलिस के बहुत कोशिश के बाद एक दिन वो सीरियल किलर उन्हें मिल जाता है। वो एक स्कूल बस में एक बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहा था, तो पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो जिसे पुलिस ने सीरियल किलर समझ के अरेस्ट किया था, वो एक स्कूल बस ड्राइवर था। वो बार बार बस ये कह रहा था कि वो बेगुनाह है, उसने किसी को भी नहीं मारा है और ये लाश उसके बस में कैसे आया ये उसे सच में पता नहीं है। तो उस बस ड्राइवर के अरेस्ट होने के 2 दिन बाद पुलिस को फिर से एक बच्ची की लाश मिलती है और उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से चाकू मार के ही मारा गया था और ये बच्ची उस सीरियल किलर का 5वीं शिकार थी। इस बच्ची की हाथ के नाखूनों से डॉक्टर को एक ब्लड सैंपल मिला। उस ब्लड सैंपल के डीएनए के साथ जब उबैद यानी कि उस बस ड्राइवर का डीएनए मैच किया जाता है,
तो वो मैच नहीं होता है। पर पहले भी जो 4 बच्चियां मिले थे उनमें से कुछ के शरीर से भी डॉक्टर को कुछ ब्लड सैंपल मिले थे। फिर डॉक्टर जब 5वीं लड़की के शरीर से जो फॉरेन ब्लड सैंपल मिला था उसके डीएनए के साथ पहले से मिला हुआ ब्लड सैंपल के डीएनए को मैच करते हैं तो वो मैच हो जाता है। इसका मतलब ये था कि किलर अभी भी बाहर है और पुलिस ने गलत बंदे को अरेस्ट कर लिया था। पर तब इस बात को दबा दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पुलिस को लेके लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और पुलिस को बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ रहा था और कोइंसिडेंसली उसके बाद बच्चियां गायब होना भी बंद हो जाता है और 10 साल बाद अब बिल्कुल उसी तरीके से बच्चियां मारी जा रही हैं। फिर अब्दुल सर कहते हैं मेरे पास अभी वो डीएनए है जो 10 साल पहले उस 5वीं बच्ची के पास से मिला था, तुम इसे अपने पास रखो और अगर तुम्हें कभी किसी विक्टिम के शरीर से कोई भी फॉरेन डीएनए सैंपल मिलेगा तुम उसके साथ ये वाला डीएनए मैच करके देखना। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन सब का किलर एक ही है। फिर अब्दुल सर यहाँ से जाने लगते हैं। जॉन और शिखा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। तब वो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि अब्दुल सर का ड्राइवर कोई और नहीं उबैद है। दरअसल जेल से छूटने के बाद उसके पास कोई भी जॉब नहीं था तो अब्दुल सर ने उसे अपने पास रख लिया। फिर अब्दुल सर यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक बंदा पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है उसने सीरियल किलर को एक बच्ची की लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा है। यहाँ पे वो पुलिस को बताता है कि सीरियल किलर कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि 10-11 साल का एक छोटा बच्चा है। फिर पुलिस इसकी मदद से उस सीरियल किलर का स्केच बनवाती है और बाद में एसीपी रितिका मीडिया के सामने उस स्केच को रिलीज कर देते हैं। फिर अगले दिन हम डॉक्टर एल्फांसो नाम के एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं। एसीपी कविता की बेटी नैना इनसे थेरेपी सेशन लेने बीच बीच में इनके क्लिनिक में आती रहती है, पर नैना किस चीज को लेके डिप्रेशन में है वो हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है। शायद अपने मम्मी पापा के बीच में चल रही लड़ाई ही इसका कारण हो सकता है। तो एक दिन एसीपी रितिका डॉक्टर एल्फांसो से मिलने आते हैं। दरअसल उन्हें ये जानना था कि उनकी बेटी नैना मेंटली हिल हो रही है या नहीं। तो डॉक्टर एल्फांसो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, सेशन बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और कुछ ही महीने के बाद नैना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फिर डॉक्टर एल्फांसो कहते हैं आप कल मीडिया में जिस बच्चे का स्केच दिखा रहे थे मुझे उसके बारे में कुछ पता है। फिर डॉक्टर एल्फांसो एसीपी रितिका को उस स्केच वाले बच्चे की 2 फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कुछ साल पहले जुवेनाइल होम से इसे काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाया गया था। दरअसल इसने अपने दोस्तों को जान से मारने के लिए उन्हें कुएं में धक्का दे दिया था, पर किस्मत से वो बच जाते हैं। फिर मुझे मेरी कैंसर के इलाज के लिए जाना पड़ा और जाने से पहले मैंने रूबिन की केस को क्लिनिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर मेनन को ट्रांसफर कर दिया। तो आप उनसे मिलिए, वो आपको इस रूबिन के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे। फिर एसीपी रितिका डॉक्टर मेनन से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर मेनन बताते हैं कि मैंने कुछ सालों तक रूबिन का काउंसलिंग किया, उसे थोड़ा अच्छा फील हो इसीलिए कोर्ट से परमिशन लेके महीने में 1 दिन उसे मैं अपने साथ मेरे घर ले जाता था। पर कुछ हफ्ते पहले उसके हाथ में एक चाकू लग जाता है और वो अचानक से बहुत एग्रेसिव हो जाता है। पर मैंने उसे शांत करने की कोशिश की पर ऐसा हो नहीं पाया, उल्टा वो उसी चाकू से मुझ पर हमला करके वहां से भाग गया और आज तक पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं एक अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ वेटिंग रूम में छोड़ के आईसीयू में किसी से मिलने जाती है। तभी हम देखते हैं रूबिन भी इस अस्पताल में है और वो दूर से इस बच्ची को देख रहा होता है। फिर ये बच्ची अस्पताल के कैफेटेरिया से एक चॉकलेट खरीदती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जब उस बच्ची की माँ आईसीयू से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पे नहीं होती है। फिर पूरे अस्पताल में ढूंढने के बाद भी उनकी बच्ची उन्हें नहीं मिलती है। फिर पुलिस जब यहाँ पे आके जांच पड़ताल करती है तब उन्हें पता चलता है कि उस बच्ची ने एक चॉकलेट खरीदी थी और बाद में पुलिस को वही सेम चॉकलेट अस्पताल के डस्टबिन में मिलता है। इस चॉकलेट को खोल के थोड़ा सा खाया गया था। फिर बाद में जब पुलिस अस्पताल के सभी स्टाफ से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस बच्ची के साथ रूबिन को देखा गया था। इसका मतलब ये है
कि ये बच्ची रूबिन का अगला शिकार है। फिर जॉन उस चॉकलेट को फॉरेंसिक लैब में ले जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसे पता चल जाता है कि चॉकलेट के बाहर वाला कवर पे कई सारे लोगों का फिंगरप्रिंट है, पर चॉकलेट के कवर के अंदर जो गोल्डन फॉयल पेपर है जो चॉकलेट को अच्छे से कवर करके रखता है, उसे सिर्फ 2 लोगों ने हाथ लगाया है। एक तो खुद वो बच्ची है, क्योंकि जॉन को उस बच्ची का डीएनए इस चॉकलेट में मिल जाता है, पर दूसरे वाले ने बहुत सावधानी बरती है। उसने शायद चॉकलेट को रुमाल से टच किया है और उसी ने ही इस चॉकलेट को डस्टबिन में फेंका है। तो जॉन को उस गोल्डन फॉयल पेपर से कॉटन के कुछ थ्रेड्स मिलते हैं जो कि शायद उस रुमाल से गिरे हुए होते हैं। फिर जॉन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता है और उस रुमाल से जो कॉटन थ्रेड्स मिला था वो उससे उस बंदे का डीएनए सैंपल निकालने में कामयाब हो जाता है। दरअसल हम जब भी किसी सरफेस को टच करते हैं हमारे स्किन सेल वहाँ पे चिपक जाते हैं। हम अगर उन स्किन सेल को कलेक्ट कर लें तो हमें उस बंदे का डीएनए भी आराम से मिल जाएगा। तो अब जॉन को उस गोल्डन फॉयल पेपर से 2 डीएनए मिल चुका है। एक उस अस्पताल से गायब हुई बच्ची की है और दूसरा किसी अनजान व्यक्ति का। तो जॉन उस अनजान व्यक्ति के डीएनए को रूबिन के डीएनए के साथ मैच करता है, पर अनजान व्यक्ति का डीएनए रूबिन के डीएनए के साथ मैच नहीं होता है। पर रिटायर्ड एसपी अब्दुल सर ने उस दिन जो डीएनए सैंपल दिया था उसके साथ मैच हो जाता है। इसका मतलब 10 साल पहले जो बच्चियों को मार रहा था और अब जो बच्चियों को मार रहा है ये सब एक ही बंदे का काम है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम रूबिन को जंगल में एक बंद पड़ी हुई वैन के अंदर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस वैन के अंदर से एक लड़की एक लाश के साथ बाहर निकलती है और जो लड़की उस लाश को वैन से बाहर निकाल रही होती है वो कोई और नहीं एसीपी रितिका की बेटी नैना है। इसका मतलब वो भी रूबिन के साथ मिली हुई है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं जॉन अब्दुल सर को बता देता है कि उनके द्वारा लाया गया डीएनए एक अनजान व्यक्ति के डीएनए के साथ मैच हो गया है। फिर जॉन अब्दुल सर के साथ उस रिजर्वायर एरिया में जाता है जहां पे 10 साल पहले जमीन के नीचे से उन्हें 4 बच्चियों की लाश मिली थी। तो जॉन कहता है सर आपको जिस टाइम पे वो लाश मिले थे वो रेनी सीजन था, मतलब तब यहाँ के ज्यादातर जमीन पानी के नीचे डूबे हुए थे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, उस टाइम जो जमीन पानी के नीचे डूबा हुआ था अभी हम फिर से उन सभी एरिया को अच्छे से स्कैन करते हैं। मुझे लगता है हमें इसके अंदर से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। फिर जब वो अच्छे से स्कैन करते हैं तो वो देखते हैं जमीन के नीचे कंकाल है। फिर जब उस जमीन को खोदा जाता है तो उसके अंदर से 5 कंकाल निकलते हैं। दोस्तों आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है इस बारे में एसीपी रितिका को कुछ भी पता नहीं है। अभी एसीपी रितिका का पूरा फोकस उस रूबिन को पकड़ने में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन उन सभी लोगों का लिस्ट बनाता है जो उस दिन किसी न किसी काम से उस अस्पताल में गए थे जहां से वो छोटी बच्ची गायब हुई थी। इस लिस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि अब्दुल सर, डॉक्टर अल्फांसो, एसीपी रितिका मैम और जॉन खुद भी। दरअसल जॉन चाहता है कि ये सीक्रेटली सभी लोगों का डीएनए सैंपल को उस अनजान डीएनए के साथ मैच करेगा और अगर मैच हो गया तो खूनी कौन है हमें पता चल जाएगा। वो इस काम के लिए अब्दुल सर और डॉक्टर अल्फांसो की मदद लेता है क्योंकि डॉक्टर अल्फांसो की क्लिनिक भी उसी अस्पताल में होता है। फिर सबसे पहले ये लोग खुद के ही डीएनए को उस अनजान डीएनए के साथ मैच करके देखते हैं पर डीएनए मैच नहीं होता है। फिर ये लोग चुपके से बाकी सभी के डीएनए सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं पर उनमें से किसी एक का भी डीएनए सैंपल उस अनजान डीएनए के साथ मैच नहीं होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं रूबिन एक चर्च के सामने बैठा हुआ होता है और अचानक से उसे कुछ होने लगता है और वो अपने कानों को बंद करके जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं रूबिन से थोड़ी ही दूर में एक कार के अंदर नैना एक आदमी के साथ बैठी हुई होती है और यहाँ पे हम देखते हैं उस बंदे के पास एक डिवाइस है और वो उससे रूबिन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये डिवाइस क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं एसीपी रितिका को ये पता चल जाता है कि रूबिन अभी एक चर्च में है। फिर एसीपी रितिका तुरंत वहाँ पे पहुँच के रूबिन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर रूबिन से जब पूछताछ करते हैं तो वो कहता है हाँ
ये सभी खून मैंने ही किया है और मुझे ये करने के लिए शैतान ने कहा था। फिर पूछताछ के बाद रूबिन को पुलिस स्टेशन के जेल में रखा जाता है। फिर हम देखते हैं जॉन के दिमाग में अचानक से एक बात आता है। वो कहता है, देखो रूबिन अभी भी एक छोटा बच्चा ही है। शायद उसने जो कहा था कि उसे मर्डर करने के लिए शैतान ने कहा था वो सच है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अभी अभी ये पता चला है कि रूबिन के दोनों ही कानों में कुछ खराबी है, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो हियरिंग डिवाइस यूज करता है जो उसके कान के अंदर हमेशा रहते हैं। और आजकल जो हियरिंग डिवाइस है उनसे छेड़छाड़ किया जा सकता है। अगर कोई बंदा चाहे वो उस हियरिंग डिवाइस के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होके उस यूजर के कान में कुछ भी कह सकता है। और रूबिन क्योंकि एक छोटा बच्चा है और एक साइको भी है, उसे लगा होगा कि ये आवाज शैतान का है और वो शैतान ही इसे मर्डर करने के लिए कह रहा है। पर असल में इन सब के पीछे किसी इंसान का हाथ है और हो सकता है वो अभी भी रूबिन की माइंड को कंट्रोल कर रहा हो। हमें जल्द से जल्द रूबिन के कान से वो हियरिंग डिवाइस को निकालना पड़ेगा। फिर जॉन और शिखा तुरंत उस पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे रूबिन को रखा गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस पुलिस स्टेशन में रूबिन को रखा गया है उस पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार खड़ी है और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है और उसके पास रूबिन के हियरिंग डिवाइस का एक्सेस होता है। वो रूबिन को ये बार बार कह रहा था कि तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये करना ही होगा। फिर हम देखते हैं जॉन जब पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रूबिन ने सुसाइड कर लिया है। इसका मतलब जो बंदा कार में था वो रूबिन को करने के लिए कह रहा था ताकि वो मर जाए और पुलिस कभी भी असली खूनी तक पहुंच ना पाए। फिर ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात को जॉन देखता है एक कार इनके घर के सामने खड़ी है। कार के अंदर कौन है ये चेक करने के लिए जॉन जब उस कार के पास जाता है और तभी अचानक से पीछे से एक बंदा आता है और एक डंडे से जॉन के सर पे जोर से मारता है। फिर जॉन बेहोश हो जाता है। दोस्तों ये बंदा कोई और नहीं उबैद होता है। ये वही बस ड्राइवर है जिसे 10 साल पहले अरेस्ट किया गया था। फिर वो जॉन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं एक पुलिस वाले की बेटी लिसा स्कूल से अचानक से गायब हो गई है। एसीपी रितिका उसे समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लिसा को ढूंढ लेंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि लिसा आज स्कूल जाते वक्त चुपके से अपनी माँ का फोन अपने साथ ले गई है। तो एसीपी रितिका तुरंत उस फोन का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने के लिए गए हैं। तो वो देखते हैं अभी उसका लोकेशन जंगल में दिखा रहा है। फिर एसीपी रितिका पुलिस के साथ तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। उबैद ने उसे किडनैप करके उसी बंद पड़ी हुई वैन के अंदर बांध के रखा है जहाँ पे हमने नैना को लाश के साथ देखा था। इसका मतलब ये है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं उबैद ही है। उबैद जॉन से कहता है मैं निर्दोष था, फिर भी मुझे 10 साल पहले एक झूठे केस में फंसाया गया जिसके कारण मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया और मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ इन सब के लिए एसीपी रितिका ही जिम्मेदार हैं। फिर जुबैद जॉन को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे नैना एक बच्ची की लाश के साथ होती है। नैना को लाश के साथ देख के जॉन शॉक हो जाता है, पर तभी उबैद उसे कहता है ये लड़की नैना नहीं नाब्या है। दरअसल दोस्तों एसीपी रितिका की 2 जुड़वा बच्चे थे। एक बार वो इन दोनों बच्चियों के साथ एक मेला घूमने गए थे, पर तभी उनकी थोड़ी सी लापरवाही के वजह से नाब्या उनसे बिछड़ जाती है और मेले में कहीं खो जाती है। और इसी बात को लेके बाद में एसीपी रितिका और उनके पति के बीच में लड़ाई होने लगता है और अंत में तंग आके ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो चलिए वापस प्रेजेंट में आते हैं। तो उबैद कहता है जब ये वीडियो बाहर आएगा तब पूरी दुनिया ये सोचेगी कि एसीपी रितिका की बेटी ही सीरियल किलर है। उबैद से ये सब सुन के जॉन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर इन दोनों के बीच में जोरदार हाथापाई होता है। जॉन उबैद को बहुत मारता है। फिर उबैद इसे कुछ बताने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक अनजान व्यक्ति उबैद के ऊपर गोली चला देता है और उबैद वहीं पे मर जाता है। फिर जॉन देखता है कि गोली चलने के तुरंत बाद
वहाँ से एक कार जा रही होती है। फिर जॉन सबसे पहले उबैद का फोन ले लेता है और फिर वो उस कार के पीछे भागने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक वैन खड़ी हुई मिलती है। वो जल्दबाजी में उसे स्टार्ट करके कार का पीछा करने लग जाता है, पर रास्ते में एक जगह वो कार आगे निकल जाता है और एसीपी रितिका की टीम जॉन की गाड़ी को रोक लेते हैं। फिर जब वो डिक्की खोल के देखते हैं तो डिक्की के अंदर लिसा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अब पुलिस का पूरा शक जॉन के ऊपर जाता है। उन्हें लगता है कि जॉन ही सीरियल किलर है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, जॉन पुलिस को चकमा देके वहां से भाग जाता है और सीधा अब्दुल सर के पास जाता है। फिर जॉन का बड़ा भाई भी अब्दुल सर के यहाँ आ जाता है। फिर अब्दुल सर एसीपी रितिका को भी अपने घर में बुला लेते हैं। तो रितिका मैम जॉन को यहाँ पे देख के पूरा शॉक हो जाते हैं। वो पुलिस को बुला के इसे अरेस्ट करवाना चाहती हैं, पर तभी उबैद के मोबाइल में जो वीडियो था वो उसे एसीपी रितिका को भी दिखाता है। रितिका मैम ये वीडियो देख के पूरा शॉक हो जाते हैं, पर जॉन उन्हें बताता है कि ये नैना नहीं नाब्या है और हाँ वो अभी भी जिंदा है। फिर जॉन उन्हें पूरी कहानी बताता है। तो नाब्या अभी भी जिंदा है और इस हालत में है, ये जानने के बाद एसीपी रितिका बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर ये लोग उबैद के मोबाइल का जीपीएस चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि कल रात जॉन को किडनैप करने के बाद उबैद सीधा जंगल गया था और जॉन को एक जगह पे कैद करने के बाद वो थोड़ी दूर आगे भी कहीं गया था और वहाँ पे कुछ देर तक रुका भी था। मतलब नाब्या जरूर वहीं कहीं होगी। फिर एसीपी रितिका अपने एक्स हस्बैंड के साथ नाब्या को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ जॉन डॉक्टर एल्फांसो के पास जाता है और उन्हें अपने साथ लेके वो भी कहीं के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक रिजर्वर के पास पुलिस को 5 कंकाल मिला था, तो जॉन उसी 5 कंकाल से रिलेटेड फाइल डॉक्टर एल्फांसो को देता है। तो जॉन उसी 5 कंकाल से रिलेटेड फाइल को एल्फांसो सर को देता है। वहाँ पे जो 5 कंकाल मिला था उनमें से 4 कंकाल तो छोटी बच्चियों की है, पर एक कंकाल एक बड़े आदमी का है। पर उस बड़े आदमी के कंकाल को जब मैं अच्छे से स्टडी किया तो मुझे उस कंकाल के पास से कुछ ऐसे मिट्टी मिले जो उस रिजर्वायर एरिया के नहीं थे। इसका मतलब ये होता है कि इसे पहले कहीं और दफनाया गया था, फिर बाद में उसे वहां से निकाल के इन 4 लाशों के पास दफना दिया गया था। फिर मैंने जब उस फॉरेन सॉइल के बारे में पता लगाया तो पता चला उस रिजर्वायर एरिया से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में ये मिट्टी देखने को मिलता है। उस जगह की भी एक कहानी है। दरअसल 19th में वहाँ पे एक गांव हुआ करता था और उसी समय उस एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री खुलता है। गांव के लोगों को उस फैक्ट्री में नौकरी तो मिली, पर कुछ ही सालों में लोगों को ये पता चल गया कि फैक्ट्री से जो वेस्ट केमिकल बाहर निकल रहा है वो गांव की जमीन की उर्वरता को नष्ट कर रहा है और नदी की पानी को भी बर्बाद कर रहा है। तो इस बात को लेके गांव के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो उस केमिकल फैक्ट्री के मालिक ने ये सोचा कि प्रोटेस्ट को बंद करने का सबसे आसान तरीका यह है क्यों ना पूरे गांव को ही खरीद लिया जाए। और ऐसा ही होता है, सब लोगों को उनकी मुंह मांगी कीमत मिल जाता है। सभी गांव वाले घर बेचने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर जॉन कहता है मैंने जब उस टाइम वहाँ पे रहने वाले सभी गांव वालों का नाम निकाला तो उनमें से मुझे एक नाम जाना पहचाना सा लगा। वो नाम किसी और का नहीं आप ही का था। दरअसल हुआ कुछ यूं था, जब उस जगह को बेचने का टाइम आया तब आपको एक कंकाल के बारे में याद आया। ये कंकाल किसी और का नहीं आप ही के पापा का है। फिर आप उस कंकाल को वहां से निकाल के उस रिजर्वायर एरिया में ले जाके वहां पे दफना देते हैं। दरअसल उस टाइम के पुलिस रिकॉर्ड से मुझे ये पता चला कि आपके पापा उस टाइम मिसिंग थे, पर असल में वो मिसिंग नहीं थे, आपने उन्हें मार डाला था। इधर डॉक्टर एल्फांसो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि जॉन ने उनका पर्दाफाश कर दिया। दूसरी तरफ हम रितिका और उनके हस्बैंड को देखते हैं। वो दोनों ड्रोन के मदद से नाब्या को ढूंढ लेते हैं और इधर डॉक्टर एल्फांसो जॉन से कहते हैं
मेरे पापा मुझे बचपन से बहुत मारते थे और एक दिन मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें जान से मार डाला। फिर मैं उनके बिना सुकून से रहने लगा, शादी भी कर लिया और मेरी जिंदगी मस्त चल रही थी। पर अचानक से एक दिन मेरी पत्नी की मौत हो जाती है। फिर मैंने मेरे बेटे को अकेले ही बहुत प्यार से पाला ताकि उसे वो तकलीफ कभी ना मिले जो बचपन में मुझे मिला था। पर एक दिन मुझे पता चलता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। ये सुन के मैं अंदर से टूट गया। मेरा अतीत और वर्तमान सब एक साथ मेरे आंखों के सामने आने लगे। कहीं ना कहीं मैं अंदर से खोखला हो गया था। तब मैं जब भी किसी बच्ची को अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते देखता था, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता था, जो कि बहुत भयंकर था। जब मैंने किसी बच्ची को पहली बार जान से मारा तब मुझे एक अलग सा सुकून मिला जो मुझे उससे पहले कभी नहीं मिला था। फिर मैं एक एक करके बहुत सारे बच्चियों को मारने लगा पर कभी भी पकड़ा नहीं गया। और हाँ, मैं ये सब मेरे बेटे से छुप के करता था। तो एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तब मैंने देखा कि आगे एसीपी रितिका एक एक करके सभी गाड़ियों को चेक कर रही होती है। दरअसल उस टाइम मेरी गाड़ी में एक बच्ची की लाश थी। मैंने बेटे को स्कूल में छोड़ने के बाद इस लाश को ठिकाने लगाने का सोचा था, पर अब जब पुलिस सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है तो मुझे जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर मैं चुपचाप रिवर्स लेके वहां से निकल गया और पास ही के एक खाली जगह में एक स्कूल बस खड़ी हुई थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उस बच्ची की लाश को लेके बस के अंदर रख दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि उस बस के अंदर लाश कहां से आया था। फिर हम देखते हैं डॉक्टर अल्फांसो का जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये जानने के बाद डॉक्टर अल्फांसो बहुत खुश हो जाते हैं, पर ये खुशी के पल जल्द ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक दिन अचानक से उनका बेटा उस कमरे के अंदर चला जाता है जहां पे डॉक्टर अल्फांसो बच्चियों को मारते हैं। यहाँ पे चारों तरफ खून ही खून होते हैं और उस कमरे के अंदर एक बच्ची की लाश भी पड़ी हुई थी। ये सब देख के अल्फांसो का बेटा बुरी तरीके से डर जाता है, पर जब वो उस कमरे से बाहर आता है तब वो अपने पापा को अपने सामने देखता है। वो उन्हें देख के डर जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है और छत से गिरने के कारण वो मर जाता है। फिर डॉक्टर अल्फांसो जॉन से कहते हैं ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एसीपी रितिका उस दिन गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। दरअसल उस दिन उस बच्ची की लाश को ठिकाने लगाते वक्त मेरे बेटे ने मुझे देख लिया था और इसीलिए वो जांच पड़ताल करते हुए ऊपर के कमरे तक पहुंच गया। अगर उस दिन चेकिंग नहीं होती तो मेरा बेटा आज भी जिंदा होता। इसीलिए मैंने उससे बदला लेने का सोचा और मेले से उसकी बेटी को उठा के अपने साथ ले आया और उसे पालने लगा ताकि उसकी मदद से मैं आगे चल के एसीपी को बहुत बुरी तरीके से फंसा पाऊंगा। और हाँ, रूबिन के हियरिंग डिवाइस के साथ भी मैंने ही छेड़छाड़ किया था और उबैद जब जेल से छूटा मैं उससे मिलने गया और एसीपी के खिलाफ उसके दिमाग में जहर भर दिया। फिर डॉक्टर अल्फांसो जॉन से कहते हैं तुम्हें इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। फिर एज एन ऑडियंस हमारा एक डाउट यहाँ पे क्लियर होता है और हमें यह पता चलता है कि अगर डॉक्टर अल्फांसो खूनी है तो फिर उस चॉकलेट रैपर से मिला हुआ डीएनए के साथ इनका डीएनए उस दिन मैच क्यों नहीं हुआ। दरअसल इन्हें अतीत में ब्लड कैंसर हुआ था जिसके चलते इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके चलते उनकी ब्लड का डीएनए उस बोन मैरो डोनर के डीएनए के साथ बदल जाता है। पर इनके स्किन सेल, बाल, नाखून और शरीर के बाकी सब में इनका पुराना वाला ही डीएनए है। मतलब अभी डॉक्टर अल्फांसो के शरीर के अंदर दो अलग अलग डीएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसा केस बहुत रेयर देखने को मिलता है। और उस दिन जो डॉक्टर अल्फांसो का डीएनए टेस्ट किया गया था वो उनके ब्लड को लेके किया गया था, इसलिए उनका डीएनए खूनी के साथ मैच नहीं हुआ। फिर जॉन डॉक्टर अल्फांसो से कहता है मुझे आपको किलर साबित करने के लिए आपका बस एक बाल ही चाहिए। अब डॉक्टर अल्फांसो देखते हैं कि वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इसलिए वो चलती गाड़ी में जॉन के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसके चलते जॉन गाड़ी का बैलेंस खो देता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है
और इन सब के बीच डॉक्टर अल्फांसो गाड़ी से छिटक के बाहर गिरते हैं और मर जाते हैं, पर जॉन बच जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब इन दोनों के बीच में हाथापाई चल रहा था तब जॉन चालाकी से डॉक्टर अल्फांसो का सीट बेल्ट खोल देता है। फिर जैसे ही उनकी गाड़ी एक जेसीबी से टकराती है, डॉक्टर अल्फांसो गाड़ी से छिटक के सीधा बाहर गिरते हैं और मर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये आपको YouTube पे फ्री में मिल जाएगा, वो भी हिंदी डबिंग के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।